Hello everyone, welcome to 21 Academy. Today we are going to discuss chapter 1 from class 10th Science Chemical Reaction and Equation रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण. These are the topics from the chapter 1. Chemical reaction, way of representing chemical reactions, chemical equations, valence chemical equation. After that, types of chemical reaction. In this chapter we study about the different kind of chemical reaction with suitable example. Combination reaction, decomposition reaction, thermal, electrolyte, photolite, displacement reaction, double displacement, exothermic, endothermic, oxidation, reduction, corrosion and rancidity. तो इन सभी टॉपिक्स को बच्चों हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पहले ही टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है. तो बच्चों केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो इस डेफिनेशन से बच्चों क्या चीज़ क्लियर होती है कि एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग होती हैं वन और मोर सब्सटेंस से. एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. We define chemical reaction in the other words, any process that involve the rearrangement of structure of substance or conversion of reactant into product is defined as a chemical reaction. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर्स सब्सटेंस and conversion of reactant into product also defined as chemical reaction. Conversion of reactant into product is called chemical reaction. Other one, chemical reaction, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place. तो बच्चों हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है. फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा होता है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग होती हैं दूसरे सब्सटेंस से. तो केमिकल रिएक्शन को हम तीन डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट है आपके पास ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस. A process in which reactant is converted into product is also called chemical reaction. And last, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज को हम परमानेंट चेंज बोलते हैं, तो उस पर केमिकल रिएक्शन होगी. जब केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है. For a chemical reaction to occur, the change can be observed in the form of. तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, तो उसमें कौन कौन से चेंज आएंगे, उन किन किन चेंजेस को हम देखकर बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आता है चेंज इन अ स्टेट. चेंज इन अ स्टेट मतलब कि उसकी स्टेट में चेंज होगा. मेल्ट ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस मेल्ट होकर वाटर बनाती है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस सॉलिड स्टेट में है और वाटर कौन सी में होता है बच्चों, लिक्विड स्टेट में. तो सॉलिड से कौन सी स्टेट में चेंज हो गया, ये लिक्विड स्टेट में. तो चेंज इन स्टेट. चेंज इन कलर की बात करते हैं तो आयरन रस्टिंग विच हैज कलर चेंज, जब आयरन पर रस्टिंग हो जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है सिल्वर टू रेडिश ब्राउन. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आता है. और इवैल्यूएशन ऑफ गैस. तो दीज आर द चेंज फ्रॉम विच कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इन चेंजेस के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होगी. फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर एंड इवैल्यूएशन ऑफ गैस. नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हम जो पढ़ते आ रहे हैं. तो जो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं वही एग्जाम्पल्स होंगे किसके, केमिकल रिएक्शंस के. क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होगा, परमानेंट चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन.
तो 9th क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं जिसमें कि केमिकल, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो जो एग्जाम्पल केमिकल चेंज के अंडर हम लिखते थे उन्हीं एग्जाम्पल को हम केमिकल रिएक्शन में भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, rusting of iron, burning of magnesium ribbon and formation of curd, these are the example of chemical change. Hello everyone, welcome to 21 Academy. नाउ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो ढंग हैं। एक तो हम उसको वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं और सेकंड है उसे हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए कुछ दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी है, तो पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में कि हमसे कहा गया कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट ऑफ हाइड्रोजन बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। तो दीज आर जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है, बिकॉज दे आर टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर फॉर्म इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जो हिस्सा लेंगे, जो टेक पार्ट लेंगे, वो होंगे आपके रिएक्टेंट। एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। तो बच्चों जो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो होंगे आपके प्रोडक्ट, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड after the chemical reaction product is formed written on the left hand side and the reactant written on the left hand side, and this arrow indicate the direction of the chemical reaction and also pointing toward the product. ये तो है आपकी वर्ड फॉर्मेशन में हम रिएक्शन इसको लिखते हैं। अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन में जब हम केमिकल रिएक्शन को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें उस एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमें कंपाउंड मिला है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम जिंक के साथ। तो जिंक का जो एलिमेंट का सिंबल होता है वो होता है बच्चों Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है H2SO4। टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आफ्टर दैट दिस इज द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। जिंक सल्फेट प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन के लिए होता है H2। दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड सो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट एंड रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? अब केमिकल रिएक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। इट इवॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट उसका सिंबल हमें पता हो, एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ हम उसको मेंशन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर एक्वस है तो एक्वस सॉल्यूशन भी मेंशन करेंगे। The necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on the arrow between reactant and product। अब अगर आप इसमें कोई नेसेसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा 273 से अबव हो, या यहाँ पर टेम्परेचर 273 हो, इतना प्रेशर है, या कोई आप इसके अंदर स्पेशलाइज कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने केमिकल रिएक्शन को फास्टर करवाना है तो उसमें हम कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एरो के ऊपर लिखते हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में दिया है। अब हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Mg, एयर है, ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म MgO। Here Mg plus O2 are reactant and MgO is product. Product written on the right hand side and reactant written on the left hand side. Arrow pointing toward the product and also show the direction of chemical reaction. Our next topic is a balanced equation. कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस से मतलब क्या है कि संतुलित, जब हम वेट को बैलेंस करते हैं कि दोनों तरफ वेट कैसा हो, इक्वल हो, तो तभी वो बैलेंस हो पाएगी। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन की। तो बैलेंस इक्वेशन के अंदर हम वेट तो मेजर नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या मेजर करेंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को मेजर करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। हमारे पास दो साइड हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करेंगे और देखेंगे अगर दोनों तरफ इक्वल हैं नंबर ऑफ एटम्स तो वो रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस इक्वेशन। अदरवाइज अगर उसके इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम तो वो रिएक्शन होगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं और इसकी डेफिनेशन। A valence equation is one in which the number of atom on the reactant and product side are equal। एक केमिकल रिएक्शन क्या होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन वेयर द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन ए रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो बात तो बच्चों वही है, ए बैलेंस इक्वेशन क्या है, वन वेयर द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में हैं उतने नंबर ऑफ एटम ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्टॉर्टेड, यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सेम उसी प्रकार लॉ है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास का। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होगा तब मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। So number of element evolve in a chemical reaction should remain same at the reactant and the product side। अब ना तो मैटर का क्रिएट हो रहे मैटर और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम होंगे केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी, वो कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अगर हम रिएक्टेंट साइड में 10 एटम लेकर चले हैं तो वो प्रोडक्ट साइड में भी हमें कितने मिलने चाहिए, 10 मिलने चाहिए। बिकॉज ला क्या कहता है यहाँ पर कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। अब बच्चों एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि हमें एक रिएक्शन दी गई है, उसको हम देखेंगे कि जो गिवन रिएक्शन है वो हमारी अगर बैलेंस है या फिर वो बैलेंस नहीं है। तो पहले हम उसे चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर गिवन इक्वेशन बैलेंस है तो हम
डायरेक्ट लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज ए बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको उससे बैलेंस करना पड़ेगा, और जिस मेथड से हम उसको बैलेंस करते हैं उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपके पास केमिकल इक्वेशन दी गई है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। हमें इसको चेक करना है पहले कि जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है। तो स्टेप 1 आपके पास क्या होगा? हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों ये। राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। आपको क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और हम एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, एक बॉक्स बना देंगे ईच फॉर्मूले के सामने। उस एक प्रत्येक फॉर्मूले को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। Fe हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हमने बंद कर दिया। H2 को बंद करेंगे, Fe3O4 को करेंगे, H2 को करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों? अब हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? बोथ साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की दोनों साइड में हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। तो इस चीज के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ द एटम एट द प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले बच्चों एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं इसके अंदर। एक Fe है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो मतलब 3 इसके अंदर एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप दोनों साइड देख सकते हैं या फिर रिएक्टेंट साइड से भी आप देखकर बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिला है। एलिमेंट एक Fe आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब काउंट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में कितने Fe के एटम है? Fe के यहाँ पर कितने एटम है बच्चों? एक ही एटम है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 1। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने एलिमेंट है बच्चों? 3 एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है Fe3, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर 3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बच्चों यहाँ पर 2 H2, तो H2 लिखा हमने। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं प्रोडक्ट साइड में? H2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल 1 एटम है O, और यहाँ पर है O4, तो ऑक्सीजन के एटम हो गए बच्चों कितने? 4। तो अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लिया, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर Fe के रिएक्टेंट साइड में तो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाते हैं बच्चों? 3 हो जाते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 4 हो जाती है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसको हम आगे बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 3 की शुरुआत करते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है इक्वेशन को बैलेंस करना। आप सबसे पहले उस एलिमेंट को, उस एटम को आप बैलेंस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो सब नंबर ऑफ एटम मोस्ट मैक्सिमम किस में है बच्चों? ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 के अंदर है और यहाँ पर H2 के अंदर है। यहाँ पर बच्चों 4 है, यहाँ पर 1 है। अब मुझे यहाँ पर भी 4 करना है, मतलब दोनों तरफ मुझे इक्वल करना है। यहाँ पर 4 है तो 1 यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर भी 4 लेकर आना है, तो मैं 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, 4 और यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। अब आप एक बात का ध्यान यहाँ पर ये रखेंगे कि आपने जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई की है, जिस साइड में, अगर आप रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्शन में भी उस नंबर को आप रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। अगर आपने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट साइड में की है तो उस नंबर को आप प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। तो इस रिएक्शन में हमने मल्टीप्लाई स्टेप के अंदर रिएक्टेंट साइड में की है, तो इस बार हम 4 को कहाँ पुट करेंगे? रिएक्टेंट साइड में। पास केमिकल रिएक्शन है, तो ये हमने 4 यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई किया था रिएक्टेंट साइड में, तो हमने 4 को यहाँ पर पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब आप बॉक्स के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर नंबर आप अभी पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाता है कि अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के काउंट करो बच्चों, कितने हो गए हाइड्रोजन के पहले हमारे पास 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 4 लगाया तो बच्चों हाइड्रोजन के चेंज हो गए, हाइड्रोजन के हो गए अब 8, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन के बच्चों हो गए 8 एटम और यहाँ पर हो गए 2, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस होगी। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के
8 एटम है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम आपको दिए गए हैं। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमें, 2 को कि 8 मिल जाएगी, 4 से कर दो, 4 2 जा 8। इस बार हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से प्रोडक्ट साइड में, तो हम रिएक्शन के अंदर भी 4 को प्रोडक्ट साइड के अंदर लिखेंगे। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया 4 को। अब हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, तो अब क्या रह गया, आयरन। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, Fe के 1, और यहाँ पर कितने बच्चों 3। तो इस बार हमने प्रोडक्ट में तो 3 है और रिएक्टेंट में कितना है बच्चों 1 है। अब 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिल जाए, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। व्हेन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इन रिएक्टेंट साइड, अब हमने रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस बार हम नंबर को कहाँ पुट करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। 3Fe plus 4H2 gives Fe3O4 plus 4H2। सिक्स स्टेप है आपके पास बच्चों, आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। अब नंबर ऑफ एटम को हम बैलेंस करने के बाद सिक्स स्टेप में हम फाइनल चेक करेंगे कि जो हमने इक्वेशन बैलेंस की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं Fe के साथ। Fe यहाँ पर 3 एटम और यहाँ पर भी बच्चों कितने 3 हैं। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो अब ये हमारी इक्वेशन पूरी तरह से करेक्ट है, बैलेंस है। इसके बाद आपका 7 स्टेप में आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन की जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, उसकी फिजिकल स्टेट को हम मेंशन करेंगे। आयरन कौन सी स्टेट में होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है। H2O कौन सी स्टेट में बच्चों, गैसियस स्टेट में है। Fe3O4 सॉलिड स्टेट में, और हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है बच्चों, गैसियस स्टेट में है। तो दिस अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस इक्वेशन। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो बच्चों आप इस मेथड को तब तक अप्लाई करते रहें जब तक आपको कम से कम 10 केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस ना हो जाए। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसी मेथड को फॉलो करें और कम से कम 10 से 15 केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अब हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन हो जाएंगी चीज़ें, कंबाइन हो जाएंगी, दो चीज़ें जुड़कर एक चीज़ बना देंगी। कंबाइन का मतलब यही तो होगा कि बहुत सारी चीज़ें जुड़कर एक चीज़ बना देंगी। जैसे कि हम 2 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो दोनों कंबाइन हो गए। तो सेम फंडा जो यहाँ पर भी है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बस अब इसको हम साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं वो होंगे रिएक्टेंट, एंड जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस के बाद जो मिलता है वो होगा आपके पास प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मैं लिख दूं बच्चों A + B गिव्स C। तो A + B यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट और C क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसका एग्जांपल आप ये याद कर सकते हैं, CaO + H2 गिव्स CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH2 आपके पास 2 रिएक्टेंट है और CaOH का होल ट्वाइस ये आपके पास क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके लिए आप रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों C + O2 gives CO2 and formation of water is also example of combination reaction। 2H2 + O2 gives 2H2O। These are the example of combination reaction। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कंबाइन हो रहा था, हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट था। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिवर्स हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके पास बच्चों 2 और मोर। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोटोलाइट। तो ध्यान से समझे बच्चों इस चीज़ को आप, और इनका एग्जांपल्स आप बिल्कुल याद करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे।
द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर। एक कंपाउंड होगा आपके पास, वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए गिव्स बी प्लस सी, हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है बी प्लस सी। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए किसकी हेल्प करेंगे, किसकी हेल्प से होगा, हीटिंग की, हीट का यूज करेंगे। FeSO4 फेरस सल्फेट हमारे पास बच्चों ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 प्लस H2 प्लस SO3। तो यहाँ पर FeS2FeSO4 फेरस सल्फेट स्प्लिट हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में, और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, हीट की प्रेजेंस में। और जब रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। तो अब ये रिएक्शन होगी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इसके लिए आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, 2HO gives 2H2 plus O2। नेक्स्ट इज अ फोटोलाइट डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 2AgCl gives sunlight plus 2Ag plus Cl2। This is the example of photolytic decomposition. Here only single product split into two or more product. Sorry, 2AgCl, this is a single reactant split into two or more product. बच्चों अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर देना, उसको हटा देना। डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों इसकी। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, द केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है Fe, हमारे पास आयरन एलिमेंट है और सॉल्यूशन हमारे पास CuSO4 का है। तो अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि FeSO4 प्लस Cu मिलता है। सॉल्यूशन तो हमारे पास था किसका बच्चों, कॉपर सल्फेट का, लेकिन जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्यूशन मिलता है आयरन सल्फेट का। तो देखिए अब यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, Fe आयरन ने, और सॉल्यूशन बना लिया FeSO4 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से और प्रोडक्ट बनाया FeSO4। और एग्जांपल की बात करते हैं तो ZnCuSO4, इस बार हमारे पास एलिमेंट जिंक है और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो प्रोडक्ट मिलता है हमें ZnSO4 प्लस Cu। तो फिर वही कंडीशन होती है, तो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने और सॉल्यूशन बनाता है ZnSO4 का। तो यहाँ पर कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव है, यहाँ पर कॉपर से जिंक मोर रिएक्टिव है। तो इसीलिए इन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से। नेक्स्ट एग्जांपल आप लेड का ले सकते हैं। PbCl2 कॉपर क्लोराइड का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इस बार फिर से एलिमेंट कॉपर है और इस बार भी कॉपर लेस रिएक्टिव है लेड के कंपैरिजन में। तो लेड ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और प्रोडक्ट बनाया लेड क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड्स। मतलब सीधी सी बात क्या समझनी है बच्चों आपको, ए रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है बाय म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड के बीच में आयंस की म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होगी, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड।
जब एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और वो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके जो आयन हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे, आपस में ही एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस को और दो नए कंपाउंड्स बना देंगे। तो ये देखिए बच्चों क्या रिएक्शन हमारे पास है, Na2SO4 BaCl2, ये दोनों प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो Na2 और Ba, अब प्रोडक्ट क्या मिलता, रिएक्टेंट सॉरी, अब प्रोडक्ट क्या मिलता है हमारे पास, BaSO4 + 2NaCl, प्रोडक्ट ये मिला हमारे पास। हम लेकर चले सोडियम सल्फेट और प्रोडक्ट मिला हमें बेरियम सल्फेट का। यहाँ पर था हमारे पास बेरियम क्लोराइड और प्रोडक्ट मिला हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का बच्चों। तो अब यहाँ पर इनके आयन से वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे कि जो Ba है वो Na2 के साथ एक्सचेंज होकर लेगा दोनों, कि Na2 की प्लेस पर Ba चला जाएगा और Ba की प्लेस पर क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा। तो Na2 यहाँ पर चला जाएगा और Ba यहाँ पर आ जाएगा। तो Ba जब यहाँ पर आएगा तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें BaSO4 बेरियम SO4 सल्फेट, और नेक्स्ट में फिर हमारे पास Na2 एक्सचेंज हो जाएगा Ba के साथ, तो Na2 यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Na2Cl2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2NaCl, और ये फॉर्मूला बन गया बच्चों अब सोडियम क्लोराइड का। तो इस रिएक्शन के दौरान वाइट PPT प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन होगा ऑक्सीजन का एंड रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, उसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। 2Cu + O2 गिव्स 2Cu। अब यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन हम जैसे ही प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो कॉपर के साथ हमें ऑक्सीजन ऐड मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस, सबस्टांस में हाइड्रोजन का एडिशन होगा और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल है बच्चों इसके लिए 2Cu + H2 गिव्स Cu + H2O। कॉपर के साथ यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रही है बच्चों, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं होती और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है, और जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, ऑक्सीडेशन का। तो अब आपने क्या नोट किया, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो जब ऐसी रिएक्शन, जब एक रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ए रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो इसका, Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है बच्चों रिडक्शन। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो हाइड्रोजन में ऐड होकर H2O बना देता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस के बीच में सिमिलर एक जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि एक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट के साथ, एंड दूसरे में क्या होगी कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो दोनों को हम डिफाइन करते हैं। अब पहले है एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो हीट एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी। ये देखिए बाहर की तरफ चली जाएगी, रिलीज हो रही है।
सेकेंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच एक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है उसको लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एब्जॉर्व कर लेते हैं। हीट एनर्जी ये देखिए एब्जॉर्व हो रही है यहाँ पर। इन दोनों के ये एग्जाम्पल हैं, आप इससे लर्न कर लेंगे। CH4 + CO2 gives CO2 + H2O and this is the example of endothermic reaction. And this is the most important fact from this chapter, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है और ये कैसे इफेक्ट करता है। तो वो ये दो ढंग से इफेक्ट करता है, एक होता है बेटा क्रोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। तो क्रोजन की बात करते हैं कि जब हम कोई मेटल को ऐसे ही सब्सटेंस में ऐसे ही मेटल को हम एक्सपोज कर देते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। तो उससे क्या होगा, जो मेटल है उसकी मेटल वीक हो जाएगा और क्रोड हम उसको कहेंगे। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू ए सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड। जब हम मेटल को एक्सपोज करते हैं सच मॉइस्चर और एसिड के लिए फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकन द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी ए क्रोड। एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को वीक करती है और साथ ही साथ हम इसको कंडीशन को कहेंगे कि मेटल क्रोड हो गया। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे की जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, रेडिश ब्राउन, तो वो एक हाइड्रेटेड लेयर बन गई। ऐसे ही सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है, आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं। इसको गैल्वेनाइजेशन से रोका जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रोका जा सकता है और पेंटिंग से रोका जा सकता है। तो इन सभी मेथड को अप्लाई करके हम क्रोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर नोन एज ए रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन हो जाएगा फैट एंड ऑयल का जब हम उसको एयर में एक्सपोज करते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों रेंसिडिटी। इट लीड टू बी ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड। कौन कौन से चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल खराब हो जाएगी, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। अब इस चीज़ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, इसमें हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रमोट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेंगे, उसे ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, भोजन को हम जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं कि उसके अंदर एयर एंटर ना हो। रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, एयर को नाइट्रोजन, जो एयर है जो पैकेट वाले फूड होते हैं उसके अंदर हम ऑक्सीजन ना भर के उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरें, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किससे, नाइट्रोजन से। एंड द रेफ्रिजरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ टू प्रिवेंट फूड रेंसिडिटी। तो इन सभी मेथड को हम अप्लाई करके फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं।